हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडिया विवेक न्योल पर। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 की ज्योग्राफी, जिसका पेपर है 22 तारीख को। तो उसके चैप्टर नंबर 19 की बात करेंगे। 19वें चैप्टर में हमने लोहे एस्क पढ़ लिया था। आज हम बात करते हैं एल्यूमिनियम उद्योग की। देखिए, एल्यूमिनियम उद्योग भारत में क्या है कि एल्यूमिनियम उद्योग पनप तो रहा है, लेकिन भारत का विशाल बाजार होने के कारण भारत इतना अधिक निर्यात नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से भारत के इस उद्योग में ज़्यादा प्रगति नहीं दिख रही है। तो इस उद्योग की शुरुआत कब हुई? देखिए, एल्यूमिनियम उद्योग की शुरुआत वास्तविक रूप से 1937 में कहाँ की गई? जेके नगर, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो देखिए, आपको ये ध्यान में रखना है, 1937 में जेके नगर कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। कौन सा कारखाना खोला गया? बंगाल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो बंगाल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से यहाँ पर शुरुआत होती है एल्यूमिनियम उद्योग की 1937 में जेके नगर। ये कहां पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। अब भारत की कौन कौन सी बड़ी स्थापित कंपनियां हैं? देखिए, एल्यूमिनियम उद्योग भारत में कहां पर है? भारत में एल्यूमिनियम उद्योग इन 4-5 राज्यों में ही है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। क्योंकि एल्यूमिनियम भारत में है, वो झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के आसपास ही अधिक उत्पादित होता है। तो पहली कंपनी की बात करते हैं। देखिए, INDLA, ठीक है, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, ठीक है, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी। तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी। तो ये कहां पर है? झारखंड के मूरी में स्थित है, ठीक है, झारखंड के मूरी नामक स्थान पर स्थित है। अब इसको बॉक्साइट, देखिए, एल्यूमिनियम उद्योग के लिए आपको सबसे ज्यादा बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट इसका एस्क है एल्यूमिनियम का, और विद्युत की आवश्यकता होती है, बहुत अधिक विद्युत की आवश्यकता होती है। तो इस उद्योग के कारखाने वहीं लगेंगे जहां विद्युत और बॉक्साइट दोनों मिलते हैं। तो ये उसका स्थानीयकरण हो गया। तो आप इसके स्थानीयकरण में लिख सकते हैं जहां बॉक्साइट का उत्पादन अधिक होता है, प्लस जहां विद्युत की व्यवस्था अच्छी होती है, वहां पर ये कारखाने लगेंगे, और इनको आप स्थानीयकरण में लिख सकते हैं। बॉक्साइट कहां से मिलता है? लोहारदंगा खानों से, ठीक है, यही झारखंड में स्थित है। लोहारदंगा खानों से बॉक्साइट मिलता है। और कोयला कहां मिलता है? दामोदर घाटी। देखिए, पश्चिम बंगाल जहां कोयला अधिक है, तो कोयले से विद्युत, तापीय विद्युत ग्रह से वहां पर विद्युत बनती है। तो कोयला मिलता है दामोदर घाटी से। दूसरी कंपनी है बाल्को, ठीक है, बाल्को भारत, ठीक है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी, बाल्को सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। देखिए, ये कंपनी है वो निजी क्षेत्र की कंपनी है, ये है सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, मतलब सरकार की भागीदारी इसमें ज्यादा है, जनता पैसे लगा सकती है। PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। कोरबा छत्तीसगढ़ में, आपने नाम सुना होगा कोरबा, तो कोरबा छत्तीसगढ़ से, ठीक है, कोरबा छत्तीसगढ़ में पड़ती है ये बाल्को। अमरकंटक, ये मध्य प्रदेश में पड़ती है। अमरकंटक की पहाड़ियां, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आसपास है, तो अमरकंटक की पहाड़ियों से क्या मिल जाता है? बॉक्साइट मिल जाता है। जबकि कोरबा में एक तापीय विद्युत ग्रह जहां बिजली बनती है, तो कोरबा तापीय विद्युत ग्रह से क्या मिल जाती है? विद्युत मिल जाती है। और इसी कंपनी का, बाल्को का एक संयंत्र कहां पर लगा है? महाराष्ट्र के रत्नागिरी में लगाया गया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में ऐसा ही एक संयंत्र लगाया गया है। तीसरी कंपनी है हिंडील्को, ठीक है, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी, हिंडील्को। ये कहां है? रेडकुट, सोनभद्र, कहां पर पड़ता है? झारखंड में, ठीक है, पहले ये बिहार में पड़ता था, अब झारखंड में पड़ता है। तो रेडकुट सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, झारखंड में। यहां पर बॉक्साइट कहां से मिलता है? झारखंड के रांची से, ठीक है, झारखंड की राजधानी रांची से यहां पर बॉक्साइट मिलता है। और विद्युत कहां से मिलती है? रिहेंद बांध, सोन नदी पर रिहेंद बांध बना है, वहां से विद्युत मिल जाती है। तो ये हो गया। अगला है नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी कब स्थापित हुई? 1981 में स्थापित की गई। कब स्थापित की गई? 1981 में। एक बात आपको इस कंपनी का ध्यान रखने है कि भारत का सबसे बड़ा कारखाना है, किसका? एल्यूमिनियम का। तो भारत का बड़ा है क्योंकि ये एशिया का भी सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम कारखाना है। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें इसको, एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम कारखाना है। कहां पर स्थित है? विशाखापट्टनम, उड़ीसा के विशाखापट्टनम में है। विशाखापट्टनम बंदरगाह है, इसलिए निर्यात की सुविधा भी अधिक है, और यहां से अमेरिका को बहुत अधिक मात्रा में एल्यूमिनियम निर्यात किया जाता है। विशाखापट्टनम में स्थापित है। अंगुल, ठीक है, अंगुल पड़ता है उड़ीसा में, वहां से इसको क्या मिल जाती है? विद्युत मिल जाती है, अंगुल से विद्युत। और बॉक्साइट मिलता है पंचपतमाली पहाड़ियां, ये भी उड़ीसा में पड़ती हैं। पंच
पतमाली पहाड़ियां, तो यहां से मिल जाती है उसको बॉक्साइड, और अंगुल उड़ीसा से मिल जाती है विद्युत। दो प्रमुख चीजें चाहिए किसी भी एल्यूमिनियम कारखाने को लगाने के लिए। तो 1981 में स्थापित एशिया का सबसे बड़ा एल्यूमिनियम कारखाना, ठीक है, अंगुल उड़ीसा से विद्युत मिलती है। जबकि बॉक्साइड कहां से मिलता है? पंच पतमाले की पहाड़ियों से बॉक्साइड मिलता है। फुल फॉर्म लिखेंगे आप तो इतने में आता है कि 2 नंबर में आपके। अब देखिए ये उद्योग भारत में कौन सी समस्याओं से ग्रस्त है, क्यों ये आगे नहीं बढ़ रहा है? देखिए सबसे पहले है विदेशी व्यापार में प्रतिस्पर्धा। देखिए एल्यूमिनियम उद्योग, यदि आप सस्ता और अच्छा गुणवत्ता वाला एल्यूमिनियम बनाएंगे तभी आप विदेशी व्यापार में टिक पाएंगे। दूसरे देश हमसे अच्छा और सस्ता एल्यूमिनियम बना रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ विद्युत बहुत महंगी है, तो इसलिए विदेशी व्यापार की प्रतिस्पर्धा में हम पीछे छूट गए हैं, इसलिए उद्योग पनप नहीं रहा है। निर्यात में वृद्धि करने में असमर्थ। जब तक आप उद्योग लगा रहे हैं और आपके पास निर्यात की सुविधाएं नहीं है, आपके पास आमदनी का स्रोत अच्छा नहीं है, तो उद्योग नहीं पनप सकता। तो निर्यात में वृद्धि करने में असमर्थ है, हम अपना निर्यात बढ़ा ही नहीं रहे एल्यूमिनियम का, तो ये भी है। शक्ति के साधनों का केंद्रीकरण। देखिए विद्युत चाहिए बहुत अधिक मात्रा में, फिर जो कारखाने हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र के ज्यादा कारखाने हैं, तो शक्ति का क्या हो गया? केंद्रीकरण हो गया। तो ये भी एक समस्या है। उत्पादन की ऊंची लागत। देखिए विद्युत, भारत में विद्युत बहुत महंगी है, इसके कारण जो उत्पादन होता है एल्यूमिनियम का वो प्रति टन बहुत ज्यादा होता है। तो उत्पादन की ऊंची लागत होने के कारण भी मार्केट में क्या होता है? समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप यदि ऊंची लागत रखेंगे तो दूसरे देश कम लागत रखेंगे, जिनकी लागत कम आती है तो उनका ज्यादा एल्यूमिनियम बिकेगा। फिर एक और समस्या, भारत खुद एक बहुत बड़ा देश है, इसलिए घरेलू विशाल बाजार है, तो खुद बड़ा देश होने के कारण जो खपत है वो देश में ही हो जाती है। फिर इसके बाद देखिए एल्यूमिनियम उद्योग में एक और, देखिए अगला उद्योग है सीमेंट उद्योग, ठीक है। एल्यूमिनियम उद्योग के बाद सीमेंट उद्योग। सीमेंट आपको पता ही है क्या काम आती है? पुल बनाना है, मकान बनाने हैं, ये कोई भी कंस्ट्रक्शन कार्य करना है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? सीमेंट की जरूरत पड़ेगी। अब सीमेंट और लोहे एस्क दोनों रीढ़ की हड्डी होते हैं किसी भी उद्योग की, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन उद्योग कहां पनपेगा? जहां जनसंख्या ज्यादा होगी। तो चाइना में सबसे ज्यादा क्या होता है? लोहे एस्क और सीमेंट दोनों होते हैं। तो चीन के बाद जनसंख्या किसकी सबसे ज्यादा है? भारत की। तो भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है, ठीक है, सीमेंट उद्योग में। देखिए शुरुआत कैसे हुई भारत में, ठीक है। हम जानते हैं विश्व में कैसे शुरुआत हुई, आपने सुना होगा पोर्टलैंड, ठीक है। तो पोर्टलैंड सीमेंट, इसीलिए सीमेंट को पोर्टलैंड ओपीसी, ठीक है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं। पोर्टलैंड से शुरुआत हुई थी। लेकिन भारत में देखिए, भारत में पहला कारखाना कटनी एमपी, ठीक है, कटनी पड़ता है मध्य प्रदेश में, वहां से शुरुआत हुई। तो कटनी एमपी 1912-13 में उसकी शुरुआत हुई। उसके साथ ही कुछ समय बाद लाखेरी, राजस्थान का पहला कारखाना भी, आपको राजस्थान में भी सीमेंट उद्योग पढ़ना है तो लाखेरी बूंदी में इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। उसके बाद में तीसरा कारखाना टाटा सन्स द्वारा पोरबंदर, गुजरात में पड़ता है पोरबंदर, तो यहां पर कारखाना खोला गया। ये 3 आप याद रखना, कटनी एमपी में, लाखेरी बूंदी में राजस्थान में, और 1914 में टाटा सन्स द्वारा पोरबंदर गुजरात में कारखाने स्थापित हुए। ये प्रारंभिक कारखाने रहे। फिर ये उद्योग धीरे धीरे पनपने लगा। जो प्रथम विश्व युद्ध है और द्वितीय विश्व युद्ध है, उसके बाद में इस उद्योग में काफी प्रगति आई और भारत में कारखानों की संख्या बढ़ने लगी। तो 1934 में एसोसिएट सीमेंट कंपनी, ठीक है, आपने एसीसी का नाम सुना होगा, तो एसोसिएट सीमेंट कंपनी 1934 में खुली। फिर 1937 में डालमिया सीमेंट ग्रुप, इन्होंने कार्य शुरू किया, और ये भारत के 2 बड़े ग्रुप, सीमेंट ग्रुप साबित हुए और इन्होंने काफी प्रगति करी। तो भारत में भी कारखानों की संख्या बढ़ी। लेकिन जब भारत आजाद हुआ 1947 में, तो भारत के अधिकतर कारखाने पाकिस्तान में चले गए, जनसंख्या के अनुपात से ज्यादा कारखाने चले गए। तो फिर से भारत को सीमेंट उत्पादन में बढ़ोतरी करनी थी, तो पंचवर्षीय योजना में सीमेंट उत्पादन के अलग अलग से रखे गए, और प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सीमेंट के बहुत सारे कारखाने खुले। क्योंकि देखिए आपको कंस्ट्रक्शन बढ़ाना है, क्योंकि निर्माण कार्य करना है, तो सीमेंट बहुत आवश्यक है, इसलिए सीमेंट उद्योग पनपा। लेकिन सीमेंट उद्योग का स्थानीयकरण क्या होता है? देखिए, क्योंकि ये भारी उद्योग है, कच्चा माल है, वो बहुत अधिक चाहिए, इसलिए सीमेंट उद्योग का स्थानीयकरण होता है। 1 टन सीमेंट बनाने के लिए, आपको ध्यान रखना, 1 टन सीमेंट बनाने के लिए 1.6 टन चूने का पत्थर चाहिए, ठीक है, CaCO3 चूने का पत्थर चाहिए 1.6 टन, 0.3 टन जिप्सम चाहिए CaSO4, ठीक है,
ये जिप्सम चाहिए कितना 0.38 टन, और 3.8 टन कोयला चाहिए। तो आप देख रहे हो मुख्य क्या है, 3.8 टन कोयला और चूने का पत्थर। जहां कोयला और चूने का पत्थर और जिप्सम मिलेंगे वहां पर इस उद्योग के पनपने के चांसेस ज्यादा है। कच्चा माल मुख्य है ये। देखिए फिर कच्चा माल तो भारी है, तो आपको परिवहन की सुविधा भी अच्छी होनी थी। तो परिवहन की सुविधा के लिए कच्चे माल के समीप ही स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, कच्चा माल आपको ज्यादा दूर नहीं ले जाना पड़े। जब आप इतना अधिक कच्चा माल ले जाएंगे तो परिवहन लागत ज्यादा आएगी, इसलिए आप वहीं पर सीमेंट कारखाना लगाएं, जिससे सीमेंट जब बनेगी तो वो फिर परिवहन हो सकता है उसका। तो देखिए ये उद्योग कहां पर लगेगा, जहां कच्चा माल हो, कच्चा माल हो, परिवहन के साधन हो। ठीक है, परिवहन के साधन हो, शक्ति के साधन हो, विद्युत, क्योंकि कारखाना लगाना आपको तो अधिक मात्रा में विद्युत भी चाहिए, और कोयला प्रमुख है। और कोयला क्या है, प्रमुख। देखिए 3.8 टन कोयला चाहिए, एक सबसे ज्यादा कोयला ही चाहिए। तो कोयला जहां अधिक मिलता है, जहां विद्युत के अच्छे साधन है, जहां परिवहन की सुविधा है, जहां कच्चा माल मिलता है, क्या क्या, चूने का पत्थर, जिप्सम और कोयला, तो वहां पर इस उद्योग का स्थानीयकरण होता है, वहीं पर कारखाने लगे हैं। इसलिए भारत में बड़े कारखानों की कमी है, क्योंकि ये कच्चा माल है वो एक जगह अधिक मात्रा में नहीं है। तो इसलिए बड़े कारखाने ना पनप के छोटे छोटे कारखाने खुल गए हैं। राजस्थान में भी यही दिक्कत है, हम राजस्थान में भी पढ़ेंगे। कौन कौन से बड़े राज्य हैं, लगभग ये 6 राज्य हैं, वो 85% योगदान देते हैं सीमेंट उत्पादन में। सबसे अधिक तमिलनाडु, उसके बाद में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और झारखंड। तो आप ये 6 राज्य याद रखें, सीमेंट उत्पादन वाले राज्य, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और झारखंड, ये 6 राज्य आप याद रखें। अब इस उद्योग के समक्ष क्या समस्याएं हैं, समस्याएं क्या है, देखिए भारी पूंजी लागत। जब आप उद्योग लगाएंगे तो अधिक मात्रा में पूंजी चाहिए आपको। तो एक तो ये स्टार्टिंग करना बहुत महंगा पड़ता है, तो भारी पूंजी लागत चाहिए, तो हर किसी के बस की बात नहीं है सीमेंट उद्योग लगा। बिजली, विद्युत चाहिए। अब राजस्थान जैसे राज्यों में विद्युत की बहुत कमी है, पानी की कमी है। तो ऐसे में कच्चा माल जरूर है राजस्थान में, चूना पत्थर और कोयला मिल जाएगा, लेकिन जिप्सम मिल जाएगा, लेकिन बिजली और आपके पास जल की सुविधा नहीं है। कोयले की उपलब्धता अनिश्चित है, कोयला हर जगह नहीं मिलता, अनिश्चित है। जहां चूने का पत्थर है वहां कोयला नहीं है, कोयला है वहां चूने का पत्थर नहीं है, तो कोयले की अनिश्चितता। माल डिब्बे, आप देखिए परिवहन आपको करना है, तो माल डिब्बों की जो रेल है उसमें माल डिब्बों की सुविधा चाहिए आपको। लेकिन वर्तमान में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ने से सवारी डिब्बे बढ़ रहे हैं, माल डिब्बों की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो माल डिब्बों की सुविधा अधिक नहीं मिल रही है, तो माल डिब्बों की कमी होना, तो ये भी एक समस्या है। पर्याप्त जल की सुविधा नहीं है, तो जैसे राजस्थान और गुजरात में पर्याप्त जल की सुविधा नहीं है, इसके कारण भी ये उद्योग लग तो जाते हैं, लेकिन बहुत बड़े कारखाने नहीं स्थापित हो पाते, छोटे छोटे कारखानों के रूप में बिखरा हुआ उद्योग है। तो ये इसके समस्याएं हैं। यदि इस उद्योग की हम बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग की, ठीक है, अगला उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। देखिए सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत भारत में कब हुई, देखिए 2-3 असफल कारखाने कोलकाता में खोले गए, लेकिन सफल शुरुआत किसकी, कवासजी डाबर द्वारा। इस पार्ट की स्टार्टिंग में भी हमने देखा था, कवासजी डाबर द्वारा 1818 में, ठीक है, कहां पर खोला गया, बम्बई में खोला गया कारखाना। तो इसीलिए बम्बई को सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी कहते हैं, और इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। मुंबई के बारे में काफी अच्छा प्रश्न भी बनता है कि वर्तमान में समस्याएं हैं। लेकिन सबसे अच्छा प्रश्न ये बनता है कि भारत के लिए सूती वस्त्र उद्योग अतीत का गौरव था, भूत और वर्तमान का संकट है, और भविष्य मतलब सदैव की आशा है। जो अब आने वाला समय है उसकी हम आशा, हमारे लिए आशा है कौन, सूती वस्त्र उद्योग। देखिए इस कथन में बुकानन क्या कहना चाहते हैं, देखिए इसका तात्पर्य क्या है आपको समझना है। देखिए बात करते हैं अतीत की, अतीत की बात करें तो भारत में जो मलमल बनता था, भारत की मलमल, भारत में से ढाका की बात कर लो आप, या वाराणसी की बात कर लो, वाराणसी, भारत की जो मलमल और छींट थी वो विश्व प्रसिद्ध थी, ठीक है, विश्व प्रसिद्ध थी। तो विश्व के दूसरे देश के लोग भारत में व्यापार करने के लिए आते थे, जैसे ईरान हो गया, ठीक है, ईरान के आसपास के देश, वहां से लोग यहां पर आते थे, और इस मलमल की डिमांड सबसे अधिक रहती थी, बहुत निर्यात होता था इसका। तो इसलिए भारत का जो ये जो सूती वस्त्र उद्योग था वो गौरव था भारत का, उस समय बहुत प्राचीन समय में गौरव था। विदेशी लोग यहां पर मलमल और छींट के वस्त्र लेने के लिए आते थे, और भारत काफी मात्रा में निर्यात करता था एशिया के देशों को, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जब वास्को डी गामा यहां पर आया, मतलब अंग्रेज पुर्तगाली आए, पुर्तगाली के बाद क्या आए,
अंग्रेज लोग आए, ब्रिटेन वाले। तो ब्रिटेन वालों ने क्या किया, उनके यहाँ औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिकरण। तो उस औद्योगिकरण में उन्होंने मशीनें बना ली। भारतीय जो सूती वस्त्र उद्योग बनता था वो हाथ से, ठीक है, हाथ की कताई से बनता था। तो इन्होंने यहां पर मशीनें बना ली, तो भारत का कच्चा माल यहां से ये ले जाते थे अपने यहां, और वहां से क्या बना देते थे, ठीक है, वहां से अपना कपड़ा बनाकर लाते थे, जिसको आजकल हम पॉलिस्टर बोलते हैं, ठीक है। तो वो बनाकर लाते थे और सस्ता बेचते थे, कहां पर, भारतीय बाजार में। तो भारतीय बाजार में बेचते थे, तो भारत का जो छींट और मलमल था, या जो सूती वस्त्र उद्योग था, सूती कपड़ा था, सूती कपड़े की डिमांड क्या हो गई, धीरे धीरे कम हो गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, भारत का ही कच्चा माल ले जाकर मशीन द्वारा कम लागत में बनाया और भारतीय बाजार में पॉलिस्टर को उतार दिया, तो सूती वस्त्र की डिमांड कम हो गई। और भारतीय किसानों को भी इन्होंने प्रलोभन देना शुरू कर दिया कि आप जूट और कपास की खेती करिए, हम आपको अधिक पैसा देंगे। तो उन्होंने कच्चा माल पैदा किया और उस कच्चा माल का भरपूर मशीनीकरण करके भारतीय बाजार को ही इस्तेमाल किया किसी ने, ब्रिटेन वालों में। तो भारतीय जो उद्योग था, उस सूती वस्त्र उद्योग था, वो पूरी तरह उसकी कमर टूट गई। लेकिन जब अंग्रेज लोग चले गए तो ज्यादातर जो विशाल कारखाने थे वो विभाजन के कारण पाकिस्तान में चले गए, और अन्य समस्याएं भी आई। तो लेकिन अभी तक हम उस संकट से उभर नहीं पाए हैं, अभी तक हम अपने सूती वस्त्र उद्योग को वो मुकाम नहीं दे पाए हैं जो उसका अतीत था, जो अतीत में वो मुकाम था कि विश्व में भारत का जो सूती वस्त्र उद्योग था, जो मलमल था, जो छींट था, वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध था और भारत निर्यात करता था दूसरे देशों को। हालांकि वर्तमान में स्थिति में थोड़ा सुधार आया है, और सुधार क्या आया है, देखिए क्यों इसे भविष्य की आशा है। वर्तमान में संकट की स्थिति में ही है क्योंकि उतना निर्यात हम नहीं कर पा रहे हैं जितना हमें करना चाहिए, क्योंकि भारत की खुद की एक विशाल जनसंख्या है, तो भारत के आस पड़ोस के देशों को ही निर्यात करता है, और भारत इतना ज्यादा अच्छा कपड़ा भी नहीं बना पा रहा है जो उसके प्राचीन समय में बनता था। तो भारत को इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। देखिए ये भविष्य की आशा क्यों है, देखिए वर्तमान में जो भारत की जीडीपी है उसका 4%, जीडीपी का 4% योगदान कौन रखता है, सूती वस्त्र उद्योग रखता है। इसको यदि और बढ़ाया गया तो अभी वर्तमान में 4.5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिल रहा है। क्या मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं यदि हम इसको और बढ़ाएं, इसको और प्रोत्साहन दें तो क्या हो सकता है, रोजगार मिल सकता है, रोजगार मिल सकता है, निर्यात बढ़ सकता है, निर्यात में वृद्धि कर सकते हैं, विदेशी आमदनी होगी, ये फायदा होगा भारत को। तो इसलिए ये अभी भी हम उम्मीद करते हैं, या सरकार यदि अच्छी योजना बनाकर चले, सरकार अच्छा कार्य प्लान करके चले और इस सूती कपड़े उद्योग को पनपाने की सोच ले, तो निश्चित रूप से ये भारत में रोजगार का साधन तो बन ही सकता है, साथ साथ में निर्यात में अधिक वृद्धि करके हम विदेशी आमदनी भी कमा सकते हैं और वापस जो खोया हुआ गौरव है उसको हासिल कर सकते हैं। तो हमें अभी भी आशा है कि ये उद्योग हमें निकट भविष्य में, आने वाले भविष्य में क्या देगा, बहुत अधिक लाभ देगा। देखिए अब हम बात करते हैं सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण की, कि स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। देखिए स्थानीयकरण, कहाँ ये उद्योग लगेगा। अब देखिए समस्याएं हैं कि स्थानीयकरण पर क्यों नहीं पनप रहा है इस उद्योग जहां कच्चा माल होता है। देखिए कच्चा माल, सबसे पहला कारक है कच्चा माल। कच्चा माल मतलब कपास और जूट। परिवहन की सुविधा, आपको परिवहन अच्छी सुविधाएं चाहिए, जैसे मुंबई और कोलकाता महानगरों में परिवहन की सुविधाएं अच्छी होने के कारण वहां पर उद्योग अधिक पनपा। बाजार की सुविधा, बाजार भी चाहिए। आपने कपड़ा बनाया है, बाजार की समीपता होगी तो निश्चित रूप से क्या होगी, आपकी सप्लाई अच्छी होगी और कारखाने को प्रॉफिट होगा, तो आप वहां पर मिल स्थापित करेंगे। आंध्र व नम जल में, देखिए एक तो ये सूती वस्त्र उद्योग है, ठीक है, उसके लिए भी आर्द्र और नम जलवायु चाहिए क्योंकि कपड़ा बनाते हैं उसमें सीलन वगैरह, प्लस कपास उत्पादन के लिए भी अनुकूल दशाएं हैं। ये नियमित विद्युत आपूर्ति, देखिए मिलें हैं उसमें बिजली की आपूर्ति नियमित हो, ऐसी सुविधाएं जहां पर अधिक होंगी वहां पर ये कारखाने स्थापित होंगे। पर्याप्त कुशल श्रमिक, काम करने वाले कुशल श्रमिक, मिल पर कपड़ा बनाने के लिए कुशल श्रमिक चाहिए तो उनकी पर्याप्तता हो।
पूंजी चाहिए, आपको उद्योग लगाना है तो उसके लिए भारी मात्रा में पूंजी चाहिए, और आधुनिक तकनीकी, पुरानी मशीनें नहीं, नई तकनीकी मशीनें चाहिए। ये प्रभावित करने वाले कारक हैं। जहां पर ये कारक नहीं है वहां पर ये उद्योग नहीं पनप सकता, और जहां पर ये कारक अच्छे हैं वहां पर उद्योग पनपेगा। तो आपको ये कह दे कि स्थानीयकरण के लिए जिम्मेदार कारक लिखिए, तो ये स्थानीयकरण के लिए कारक हो गए। ये स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, तो ये आप कमी लिख दीजिए इनकी। देखिए वितरण, बात करते हैं वितरण। भारत में वितरण की बात करें तो सबसे अधिक जो कारखाने हैं वो महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में प्रथम स्थान है महाराष्ट्र का। और आपने देखा था कवास जी डाबर ने मुंबई में सबसे ज्यादा मिल, स्टार्टिंग प्रथम मिल है भारत की, वो सफल मिल कहां पर खोली गई थी? मुंबई। तो मुंबई को कहा जाता है सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी, सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी, उद्योग की राजधानी। महाराष्ट्र में कुल 181 मिलें हैं, जिनमें से 57 मिलें कहां पर है? अकेले बंबई में है। तो महाराष्ट्र काफी बड़ा है, उसमें से 57 मिलें अकेले बंबई में है। भाई इस उद्योग के बंबई में पनपने के क्या कारण रहे? क्यों ये उद्योग बंबई में अधिक विकसित हो गया? देखिए पहला तो समुद्र के पास में पड़ता है, तो समुद्र की नम जलवायु। देखिए हम कोलकाता में भी पढ़ेंगे, कोलकाता में भी ये उद्योग पनप रहा है, तो वहां पे भी समुद्र पड़ता है, तो समुद्र की नम जलवायु। कपास उत्पादन क्षेत्र, वहां कपास उत्पादन क्षेत्र नहीं है, वहां पर जूट उत्पादन क्षेत्र है। बंगाल है वो जूट उत्पादन क्षेत्र है, यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र है वो कपास उत्पादन क्षेत्र, तो कपास उत्पादन क्षेत्र। टाटा विद्युत उत्पादन गृह, मुंबई में जो टाटा विद्युत उत्पादन गृह है वहां से उनको क्या मिल जाती है? विद्युत सप्लाई हो जाती है। तो तीसरा पॉइंट टाटा विद्युत गृह। देखिए यही पॉइंट है, आप कहां से कुछ ले रहे हैं? आप बंदरगाह से आयात निर्यात, परिवहन की सुविधा है, बंबई बंदरगाह है तो वहां से आयात निर्यात की सुविधा मिल जाती है। बंबई खुद एक बहुत बड़ा बाजार है, तो स्थानीय बाजार की सुविधा है, और शहर के अंदर भी परिवहन की सुविधाएं हैं, जिससे मार्केट में आपको आसानी हो पहुंचने में और लागत कम आएगी। तो स्थानीय बाजार, परिवहन की सुविधा, तो ये 5 मुख्य पॉइंट हो गए कहां पर? बंबई में विकास के। समुद्र की नम जलवायु, कपास उत्पादन क्षेत्र नजदीक होना, टाटा विद्युत केंद्र से बिजली विद्युत है, बंदरगाह होने के कारण आयात निर्यात की सुविधा है, स्थानीय बाजार और परिवहन की सुविधा है। लेकिन वर्तमान में इस उद्योग पर बंबई में संकट है। क्यों? क्योंकि बंबई में और नए नए उद्योग पनप रहे हैं, जैसे डायमंड का उद्योग है, बॉलीवुड पनप रहा है। तो वहां पर क्या हो रहा है? पेट्रोलियम उद्योग है। आपने देखा है कि बंबई हाई है, मुंबई हाई है, ये एक बहुत बड़ा पेट्रोलियम क्षेत्र है भारत का। भारत में सबसे अधिक पेट्रोल उत्पादन यहीं से होता है, मुंबई है। तो मुंबई के पास में इस उद्योग का विकास हो रहा है, ठीक है। इस उद्योग में आमदनी अधिक है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि पेट्रोलियम उद्योग की स्थापना, अब मुंबई में पेट्रोलियम उद्योग की स्थापना हो गई है, रिफाइनरी भी लग गई है, पास पास में समुद्र में लग सकती है, तो जमीन की जरूरत नहीं है। भूमि अधिक महंगी होना, देखिए बंबई महानगर बन गया है तो वहां की जो भूमि है वो अधिक महंगी हो गई, तो नया उद्योग लगाना तो बहुत मुश्किल हो गया है। पुराने उद्योग है उनका भी विस्तार करना आवश्यक है, तो इसलिए भूमि अधिक महंगी होने के कारण आप इतना ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते। शहर के अंदर महंगी जमीनें मिलती हैं, तो इसलिए भूमि अधिक महंगी होने के कारण लोग वहां से स्थानांतरण कर रहे हैं, गुजरात आ रहे हैं, या फिर वहीं महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में जा रहे हैं अपना उद्योग लेकर। तो मुंबई में भूमि अधिक महंगी होना, अब श्रमिकों को काम मिलने लग गया है, तो श्रमिकों की जो डिमांड है वो क्या हो गई है? ज्यादा पैसे की हो गई है, तो श्रमिकों का अधिक महंगा होना। मुंबई जैसे महानगर में अच्छा काम मिल जाता है, नॉर्मली आमदनी अच्छी है, तो श्रमिकों का अधिक महंगा होना, ये समस्याएं हैं। इसके कारण इस उद्योग को वर्तमान में संकट झेलना पड़ रहा है। कहां पर? मुंबई में। अब इस उद्योग को दूसरे शहरों में स्थानांतरित करना पड़ रहा है। अब देखिए गुजरात की बात करते हैं, तो गुजरात के अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहते हैं, ठीक है। भारत पूर्व में बढ़ता है ब्रिटेन से, तो अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहते हैं। इसके अलावा सूरत, ठीक है, भावनगर, सूरत भी एक बहुत बड़ा सूती वस्त्र उद्योग केंद्र है। यहां पर क्या बनता है? महीन कपड़ा बनता है, महीन कपड़ा। गुजरात में विशेषता है, महीन कपड़ा बनता है। तो आप याद रखें अहमदाबाद को क्या कहते हैं? पूर्व का बोस्टन कहते हैं। फिर हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में एक शहर आपको याद रखना है, कोयम्बटूर। इसे कहते हैं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, ठीक है। अब देखिए तमिलनाडु में भी उद्योग पनप रहा है, बस आप ये वाले पॉइंट है ना, उसमें एक
थोड़ा सा अलग जोड़ दें, ये टाटा विद्युत उत्पादन केंद्र नहीं है, ठीक है, वहां पर नवेली है, और बाकी सारे बंदरगाह की आयात निर्यात की सुविधा है। कपास उत्पादन क्षेत्र है, उसमें क्या करते हैं, नए कपास उत्पादन क्षेत्र करते हैं। तमिलनाडु में वर्तमान में नए कपास उत्पादन क्षेत्र बढ़ रहे हैं। हमने देखा ना अगले पार्ट में जब हम पढ़ेंगे कृषि, तो देख रहे हैं कि चीनी उद्योग, गन्ना उत्पादन और कपास उत्पादन दोनों ही तमिलनाडु में बढ़ रहे हैं, तो वो भी तो तमिलनाडु हो गया। इसके बाद पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में भी कोलकाता में ये उद्योग बहुत पनपा है। कोलकाता में, ये अंग्रेजों के समय से है कोलकाता में। देखिए कोलकाता में पनपने के क्या कारण है, 4-5 कारण तो यही होते हैं। समुद्र की नम जलवायु, ठीक है, वहां पर जूट उत्पादन केंद्र है, स्थानीय बाजार है, बंदरगाह से आयात निर्यात की सुविधा है, परिवहन की सुविधा है। इसके अलावा 2-3 कारण और मुख्य हैं। देखिए ये जो पूर्वोत्तर भारत है ना, इसमें इस प्रकार की कोई उद्योग नहीं है, तो ये कोलकाता है वो पूर्वोत्तर भारत के इधर मुख्य केंद्र है। तो पूर्वोत्तर भारत विशाल बाजार के रूप में इसे मिल जाता है, तो पूर्वोत्तर भारत में इस उद्योग का विकास नहीं होना कोलकाता के लिए फायदेमंद हुआ है। प्लस ये जो दक्षिणी एशिया वाले देश है, ठीक है, दक्षिणी पूर्वी एशिया वाले देश हैं, ठीक है, म्यांमार, ठीक है, मलेशिया वगैरह, इन देशों में सूती वस्त्र उद्योग नहीं बन पाया, तो कोलकाता को अच्छा बाजार मिल गया, और बंदरगाह होने के कारण परिवहन की सुविधा भी अच्छी है, तो इसलिए कोलकाता में उद्योग अधिक सफल रहा। तो ये आप 2 कारण और अलग इसमें जोड़ लें कि दक्षिणी पूर्वी भारत में उद्योग नहीं पनपने के कारण, और दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो देश है वो विशाल बाजार के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में हमने भीलवाड़ा का नाम याद रखना है, भीलवाड़ा, ठीक है। भीलवाड़ा को क्या बोलते हैं, राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर इंग्लैंड में मैनचेस्टर है, जहां पर ये उद्योग बहुत ज्यादा सफल रहा। तो फिर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आपको कानपुर का नाम याद रखना है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में बहुत है, कानपुर, आगरा, ठीक है, वाराणसी, यहाँ पर उद्योग बहुत अधिक सफल रहा है। लेकिन कानपुर को ये उत्तर भारत का मैनचेस्टर है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। तो ये आपको ध्यान में रखना है इस उद्योग में। देखिए रटने की कोशिश ना कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये सारी चीजें लगभग एक जैसी हैं, थोड़ा सा समझिए। बस जैसे ये आ गया टाटा विद्युत उत्पादन केंद्र, तो ये टाटा उत्पादन केंद्र कहाँ पर है, मुंबई में है। तो बस थोड़ा सा, जैसे पूर्वोत्तर भारत किसके समीप लगता है, कोलकाता के समीप, ठीक है। दक्षिण पूर्वी एशिया कोलकाता के समीप लगते हैं, तो 2 पॉइंट उसमें ऐड कर